क्या है आर्थराइटिस? शुरुआत कैसे होती है? गठिया हो गया आपका, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां होती हैं। इनका क्लासिक जो प्रेजेंटेशन है वो ये होता है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके जोड़ स्टिफ होते हैं और सूजन होती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है। और ये अवस्था 45 मिनट से ज्यादा अगर है, जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है या मतलब आर्थराइटिस ना हो, हमारी जो है वो बोन में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम क्या क्या खा सकते हैं? जो हमारी पल्सेस हैं और जो कॉम्बिनेशन ऑफ दाल चावल है, फिर उसके बाद आपके और भी नट्स आते हैं, लोबिया है, राजमा है, तो वो आप हर हफ्ते में अपना रिपीट करते रहें। आप रोज एक टाइप की दाल नहीं खानी है, डेली डिफरेंट करते रहें, क्योंकि उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, जो एसेंशियल जो प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, हर दाल में अलग अलग होते हैं अपना वो, इसलिए हमें हर दाल को खाना चाहिए। जो यूरिक एसिड है, क्या उसका कुछ कनेक्शन है आर्थराइटिस से? और अगर है तो क्या रीजन है यूरिक एसिड का बढ़ने का? यूरिक एसिड अपने आप में कम या ज्यादा होना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से जो मेरा लोकेशन है, सबसे कॉमन जो मेरा जॉइंट है वो मेरे पांव के अंगूठे का जो जॉइंट है वो इन्फ्लेम्ड होना, लाल होना। बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर बस एकदम से सुबह उठा हूं मैं और मेरा पांव का अंगूठा सूजा हुआ है, लाल हुआ पड़ा है, बहुत तेज दर्द है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट में। एक बार फिर हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, यानी कि वो समस्या जो बहुत आम होती है। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस पर। आर्थराइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और सबसे बड़ी बात जो सबके लिए ज़रूरी है वो है कि इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। कई बार इसे लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, वो भी हम आज क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आर्थराइटिस को समझेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं, घरेलू नुस्खों में हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक पर हम जानेंगे। साथ ही मेडिकेशन में हम क्या क्या ले सकते हैं ये भी जानेंगे। और इसके लिए मेरे साथ हैं जाने माने आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर धनंजय गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये जो पॉडकास्ट है ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे गृहलक्ष्मी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए? ये जो आपका एफर्ट है हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को लोगों के लिए डॉक्टर्स को बुलवाना, स्पेशलिस्ट को बुलवाना और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना, उनके बारे में जानकारी लेना, मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी हम लोग बेसिक से शुरू होके जी पूरा उसके जो कारण हैं और जो उसके लिए हम लोग जो कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को पूरा हम लोग कोशिश रहेगी। जी, तो सबसे पहले जानेंगे आर्थराइटिस। क्या है आर्थराइटिस? शुरुआत कैसे होती है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, थोड़ा आराम से समझेंगे कि आखिर आर्थराइटिस होता क्या है। सबसे पहले जब ये शुरू होता है तो क्या क्या फील होता है और कितने उम्र से ये शुरू होता है, सब कुछ जानेंगे। तो मेनली जो आर्थराइटिस है ये दो टाइप की होती है, जी। इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस मतलब जिसमें वाकई सूजन आती है, अच्छा। ये आपकी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं उसके कारण होता है, जिसमें गठिया हो गया आपका, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियां होती हैं। इनका क्लासिक जो प्रेजेंटेशन है वो ये होता है कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके जोड़ स्टिफ होते हैं और सूजन होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और ये अवस्था 45 मिनट से ज़्यादा अच्छा। अगर है, नंबर एक। नंबर दो, नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व। गठिया के अंदर जो छोटे जॉइंट्स हैं हमारे हाथ के, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। हालांकि कोई भी एक सिंगल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट मेनली एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि सिग्निफिकेंट होती है, और ये एपिसोड्स बार बार होते हैं। अच्छा। इसके लिए पूरा अलग से एक डायग्नोस्टिक वर्कअप होता है जिसमें कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। और पहले तो ब्लड टेस्ट में मालूम करते हैं कि वाकई जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ब्लड के अंदर, से ESR हो गया, CRP हो गया, ये बढ़े हुए हैं कि नहीं है। अगर बढ़े हुए हैं
तो इसका मतलब ये है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, फिर उसके सबसेट्स होते हैं कि ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्या है, उसके फिर अलग से टेस्ट होते हैं। अगर हम लोग जनरल अगर बात कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेटिव आर्थराइटिस विच इज़ कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये एज के साथ साथ जो हम लोगों का वियर एंड टियर है, जो हमारा जॉइंट्स है, जॉइंट्स के अंदर हमारा जो वेट बियरिंग जॉइंट्स स्पेसिफिकली, उसमें बोन के एंड्स में एक सॉफ्ट रबड़ की लेयर होती है जिससे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा। ये समय के साथ साथ घिसती है, जैसे कोई भी चीज़ है, आपका जूता है, चप्पल का सोल है, गाड़ी का टायर है, जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं। इधर इस तरफ मतलब बेसिकली तो ये मेरा नी जॉइंट है, नी जॉइंट में थाई बोन का एंड और जो मेरी लेग बोन है उसका एंड ये आया है। तो इनके सिरों पे एक रबड़ की लेयर है। तो जब भी मैं खड़ा हो रहा हूँ, चल रहा हूँ मैं, ये एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे हैं। ठीक है। तो ये समय के साथ साथ आपके घिस जाते हैं, वियर एंड टियर होता है, जिससे ही हमारी डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अच्छा। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये दो टाइप की होती है। प्राइमरी मतलब कि जो एज के साथ साथ आ रही है, दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण आपका कार्टिलेज जल्दी घिस जाता है। अच्छा, ये भी कारण है। हाँ, तो जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, एक तो जितने भी हमारे ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हुई, गठिया रोग, गाउट वगैरह, तो इसमें आपका कार्टिलेज जितने भी एपिसोड्स आपके सूजन के आते हैं, उससे आपका कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, इरोड हो जाता है, इरोजन्स हो जाते हैं अपना वो, उससे भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी सेटअप हो जाता है। फिर अगर आपको चोट लगी है जॉइंट के और उसकी वजह से आपका कार्टिलेज खराब हो गया है या आपकी हड्डी डिफॉर्म हो गई है, जॉइंट हमारा टेढ़ा हो गया है, तो ऐसे में भी आपका आर्थराइटिस जल्दी आ सकता है। अच्छा। ओ, तो ये बताइएगा जैसे कि ये मतलब बेसिकली जब ये से आर्थराइटिस होता है तो इस एज के अकॉर्डिंग वाला कुछ बताएंगे कि क्या हाँ, मतलब तो जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो हम लोग रफली 40 के बाद हम लोग मानते हैं। अच्छा, 40 के बाद। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्लासिकल आपको ऐसे मालूम पड़ेगा, व्हाट वी कॉल अर्ली साइंस ऑफ आर्थराइटिस, कि आप सुबह सो के उठे तो आपको थोड़ा सा स्टिफनेस सा जॉइंट में फील होता है। अच्छा। जनरलाइज नहीं होगा, दर्द कोई दर्द पर्टिकुलर, जैसा होगा आई वुड प्रिफर द टर्म स्टिफनेस, जकड़न। जकड़न जैसा होगा। ओके। ठीक है, जकड़न होएगा। इसको हम लोग रेस्ट स्टिफनेस कहते हैं, कि आपका थोड़ा सा सूजन है उसके अंदर, एंड जब कोई भी जॉइंट आपका लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहता है तो वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है। अच्छा। तो ये रेस्ट स्टिफनेस क्लासिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपका 4-5 मिनट की होती है। ठीक है। एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण ये होता है कि आपका जो ज़रा सा भी ओवर एग्जर्शन हुआ, स्पेशली जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उसमें आपको एहसास होगा कि थोड़ा सा दर्द है। अच्छा। फिर आपको एहसास होगा कि अच्छा अवॉइड हो जाए सीढ़ियाँ चढ़ना तो अच्छा है। अच्छा, हम ये सोचेंगे। ठीक है। हाँ, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी, जैसे कि आप शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, आप सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं या उसके लिए भी आप जाते हैं, तो जाके आपको एकदम से लगता है कि यार अच्छा, इससे अच्छा है कि आज मैं फ़ोन करके ही मंगवा लूँ मैं। हाँ, तो धीरे धीरे आपका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आप थोड़ी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ को कर्टेल करना शुरू कर देते हो, कम करना शुरू कर देते हो। और काफ़ी दर्द होता है वो। दर्द के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो क्लासिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है वो धीरे धीरे शुरू होता है। एकदम से अचानक, जैसे बुखार आपका एक आया 99 डिग्री, दैट इज लो ग्रेड फीवर, एक होता है 102 103 फीवर। हाँ, तो आप 102 या 102 में तो प्रॉब्लम होती है काफ़ी। हाँ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे घिसता है, धीरे धीरे आपको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। अच्छा। तो जो दर्द की जो डेफिनेशन है वो हम लोग मान के चलते हैं कि विजुअल स्केल जो होता है तो 0 से 10 का स्केल होता है। 0 मीन्स दर्द बिल्कुल भी नहीं है और 10 मतलब बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, ऐसा है।
ओह अच्छा, तो भी अच्छा, इसी वजह से लोग अवॉइड कर देते हैं फिर। हाँ, तो जो शुरू में जब स्टार्ट होएगा आपका, तो 1/10, 2/10, 3/10 तक जाएगा। अब इस अवस्था में अगर वो एकदम से ही बहुत तेज दर्द आ रहा है, जैसे बुखार एकदम से 102 हो गया, तो उसका कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। उसका कारण ये है कि चलते चलते कोई उसके अंदर आपका कार्टिलेज एकदम से ही उखड़ गया है, या जो वॉशर होता है मेनिस्कस वो आपका टूट गया है, फट गया है, या कोई लूज बॉडी है। कई बार आपके वियर एंड टियर से, चोट लगने से जो हमारी कार्टिलेज हैं, बोन्स हैं, उसके पीसेस भी जॉइंट के अंदर आ जाते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, और वो सडन एपिसोड्स ऑफ लॉकिंग। लॉकिंग मतलब आप चल रहे हो, चलते चलते एक आपका घुटना लॉक हो गया, एक ही पोजीशन में अटक गया। ओह तो ये जो एपिसोड्स हैं, ये बहुत तेज दर्द, सीवियर पेन कॉज कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज degenerative osteoarthritis is specifically low grade pain and associated with loss of function which is slow and gradual. सो अभी आपने मतलब आर्थराइटिस को बहुत अच्छे से समझाया कि क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं और शुरुआत कैसे होती है। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मतलब बच्चों में भी ये चीज़ कॉमन है? जैसे मैंने पहले बताया है कि आर्थराइटिस किसी भी अवस्था में, मतलब जब भी जॉइंट है वो आपका इन्फ्लेम हो सकता है, सूजन आ सकती है उसके अंदर। बच्चों के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो कॉज है, वो रहा है सेप्टिक आर्थराइटिस, इन्फेक्शन होना। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए होता है कि नंबर एक, बच्चियों की नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती है। जो इम्यूनिटी है वो 12 साल के बाद आनी शुरू होती है। तब तक कोई भी जो इन्फेक्शन है उसको लेके वो लोग ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, उसको लेके वो लोग ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। यही रीज़न है कि इतने वैक्सीनेशंस जो हैं हम लोगों के बच्चों के लिए ज़्यादा हैं, वो टू गिव देम प्राइमरी इम्यूनिटी। अच्छा, ठीक है जी। तो इन्फेक्शन एक सबसे बड़ा कॉज है, जिसके अंदर कि जितना जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाए तो अच्छा है। और जो ये हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट का पूरा सूज जाना, फूल जाना, एंड स्यूडो पैरालिसिस, मतलब जो बच्चा है वो एकदम चलना फिरना बंद कर देता है, वो उसका भूख प्यास भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो ये इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है। जितना जल्दी इसका निदान हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन लंबे समय तक रहता है तो वो जॉइंट ख़त्म कर देता है, पूरा गल जाता है, और आगे जाके फिर हमारा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो हो गया इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस। दूसरा, बच्चों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज़ कॉल्ड जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके कंडीशन है। अच्छा। वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो कभी भी किसी भी जॉइंट को आपका अफेक्ट कर सकता है। फिर कुछ और वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे आपका चिकनगुनिया है, डेंगू है। हाँ, उसकी ये वजह से भी भी काफ़ी ये ज़्यादा। भी आपके जो जॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। खास तौर पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको। चिकनगुनिया मुझे हो चुका है पहले, मतलब हो गए होंगे 10 साल, 7-8 साल तो हो चुके होंगे। तो उस टाइम में मतलब इतना ज़्यादा पैरों और हाथों में काफ़ी दर्द होता था, पूरी बॉडी में ही बहुत ज़्यादा होता था, बट हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा होता था। तो क्या वो कितना इफ़ेक्ट करता है? वो क्या बाद में भी रहता है क्या? इसको हम लोग रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, कि ये जो भी आर्थराइटिस में ही आएगा? आर्थराइटिस, कोई भी आपका जॉइंट का जो दर्द है वो सब वो आर्थराइटिस है। ठीक है चाहे जी। वो आपको नॉर्मल भी अब हो। उसका डायग्नोसिस करना, उसका कॉज मालूम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने सही कॉज मालूम कर लिया, टाइमली ट्रीट कर लिया उसको, तो आप उस जॉइंट को खराब होने से बचा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आपका जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने चिकनगुनिया की जो बात किया है, ये बेसिकली आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस है, कि जो वायरस था, उसका जो भी प्रोटीन था, उसके अगेंस्ट रिएक्शन हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, और ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता और है। इसको रिजॉल्व होने में महीनों लग बहुत जाते हैं। मुझे तो मतलब मुझे आई थिंक 6-7 महीने लग गए थे मुझे तो। मतलब बार-बार वो दर्द होता था और अजीब-सा दर्द था वो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए जो मच्छर से जो पनपने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, ये बहुत दुखदाई हैं, बहुत और हमें दुखदाई पूरा कोशिश करना चाहिए कि अपने हाँ। घर के अंदर मच्छरों को ना पलने दें और ख्याल जी। रखें।
सो अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो मतलब गठिया या अर्थराइटिस जो भी है, तो ये मतलब ये क्या दो जगह मतलब दोनों में, दोनों पैरों में होता है? ये भी बड़ा कॉमन, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या अगर मान लीजिए एक में है तो क्या वो दूसरे में भी होगा, या मतलब सिर्फ एक ही में रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? जैसे आपकी गाड़ी में 4 पहिए हैं, तो समय के साथ साथ अगर टायर घिस रहा है तो चारों के चारों आपको अफेक्ट होंगे। अच्छा। ठीक है जी। अगर ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि लोड बियरिंग जॉइंट है कि नहीं है। तो हिप हुआ, नी हुआ, अच्छा। ये हमारे लोड बियरिंग जॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डे टू डे एक्टिविटीज़ का लोड पड़ता है, उससे वो आपके जल्दी घिसते हैं और इनके मैनिफेस्टेशन से आपका चलना फिरना दूभर हो जाता है। अच्छा। जो आपकी लोकोमोशन एबिलिटी है, जो आपकी चलने फिरने की क्षमता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ओके। ये तो ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस सिर्फ आपके घुटनों में ही हो रहा है, वो आपके जो कंधे हैं, एल्बो है, हाथ की जॉइंट्स हैं, उसमें भी होता है, बट चूंकि उसमें लोड नहीं पड़ता है चलते इसलिए नहीं वक्त, होता इसलिए है। वो आपको इतना परेशान नहीं ओह! करता कितनी है। बड़ी बात है ये, कि मतलब ऐसा है कि यहाँ पर भी हो सकता है, हाथ पैरों में भी हो सकता, मतलब हाथों में भी हो सकता है, बट वो इसलिए कि हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लोड नहीं आ रहा ज़्यादा है लोड उसके नहीं आ रहा है ऊपर, एक्चुअली। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करता अच्छा, है। अब मुझे बताइएगा कि जो पुरुषों में और महिलाओं में क्या मतलब अंतर होता है, या फिर वैसे ही सेम सिम्पटम एंड ऑल होता है? अ, ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है विजय। अल्टीमेटली जो आपका लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो कितनी तेज़ी से घिस रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। जी। तो जो आपकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने ज़मीन पे बैठ के आपने झाड़ू पोंछा करना है, बर्तन जी। धोने हैं, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, बार बार सीढ़ियाँ आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो नंबर एक लोड ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, आपका जो बॉडी वेट है वो भी अगर आप देखेंगे तो विमेन के अंदर आफ्टर चाइल्ड बियरिंग एज थोड़ा सा वेट गेन ज़्यादा होता है वो। तीसरा, वो लोग अपनी हेल्थ को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हैं। उनके लिए जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो सबसे वो पहले सबसे होती ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहले आती हैं वो। तो वो लोग का बस यही है कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। बाकी तो चीज़ें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए उनकी जो हेल्थ है वो प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स मिला के लेडीज़ के अंदर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का इंसिडेंस ज़्यादा है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि कई बार जो है बहुत देर तक खड़े रहना, मतलब बोलते हैं लोग, जैसे कि मैंने सुना है कि बहुत देर तक अगर आप खाना बना रहे हो, बहुत देर तक आप एक एक्टिविटी में खड़े-खड़े अगर आप कर रहे हो तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये बताइएगा मुझे कि क्या ये कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है? अ, विजय जी, ऐसे देखें इसको आप कि आपका खड़ा होना, एक पूरा बॉडी का डेड वेट आपके जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है। जब आप चल रहे हैं तो चलते वक्त आपकी मसल्स एक्टिवेटेड रहती हैं, थोड़ा सा लोड वो बियर कर लेती हैं। एक ही जॉइंट पे लंबे समय तक लोड नहीं पड़ता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक खड़े हुए हैं, खड़े होकर अगर आप काम कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर डेड वेट ज़्यादा आ रहा है जॉइंट्स के ऊपर। नंबर टू, जो मसल्स हैं, मसल्स में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, स्टेसिस है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के आपको वीकनेस ऑफ द मसल्स, नंबर वन, ओवरलोडिंग ऑफ द जॉइंट्स, जिससे आपका आर्थराइटिस जल्दी आ सकता है। कुछ जॉब ऐसे होते हैं जैसे पुलिसमैन वाले हो गए, गार्ड वाले हो गए, लॉन्ग स्टैंडिंग से उनको वेरिकोज वेन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बाय एंड लार्ज स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आपके टांगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादा देर तक खड़े होना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि महिलाओं और पुरुषों में, जो कि आपने बताया कि महिलाएं जो ध्यान नहीं देती, तो ऐसा है क्या कि महिलाओं में ज़्यादा होता है? जी, उसका इंसिडेंस ज़्यादा है डेफिनेटली। अच्छा, तो उसके रीज़न भी वही है कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, या मैंने 3 चीज़ें बताई थी। जी, एक तो वेट गेन उनका आफ्टर इस वजह चाइल्ड से? बियरिंग ज़्यादा हो जाता है, तो जितना ज़्यादा लोड होगा शरीर का जॉइंट्स के ऊपर उतना ही लोड आएगा, उससे वो जल्दी घिसेंगे। ओके। ठीक है। नंबर 2, जो उनका दिनचर्या है, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं,
ज़्यादा देर ज़मीन पे बैठना, बार बार ऊपर नीचे होना, ज़्यादा देर खड़े तो होकर काम बेसिकली करना, महिलाओं में इसी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा। इसी वजह से ज़्यादा है। अच्छा, ओके। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अब हम जांच और टेस्ट पे आएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जांच जब हम करवाते हैं, अभी आपने थोड़ी सी तो आपने बता दी, बट हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि हम कौन कौन सा जांच करा सकते हैं। और एक रूमेटाइड फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब है, इस सबको मैं एक ही सवाल में ले रही हूँ। और मतलब क्या क्या हम करवा सकते हैं, एमआरआई वगैरह भी होता है, एक्सरे वगैरह भी होता है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जी। इसको आप मान के चलें कि अगर अ, कोई भी पेशेंट मेरे पास आया, घुटने का दर्द है, जी। तो मैं सवाल करके मैं ये मालूम करने की कोशिश करूँगा कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे गठिया रोग वगैरह उस कैटेगरी में आ रहा है या मैकेनिकल की कैटेगरी में आ रहा तो है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आप जैसे देख लेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाता है, मतलब बिना आपने टेस्ट नहीं किया और आपने ऐसे देख के बता दिया कि मैंने बताया कि डॉक्टर साहब दर्द है, तो आप ऐसे देख के हाथ रख के या ऐसे देख के पता कर सकते हैं कि नहीं? आप जैसे मेरे सामने बैठे हुए हैं तो जी। आपका जो घुटना है वो ढका हुआ है, जी। तो मैं नहीं देख सकता हाँ, हूँ तो मैं। मतलब जब तो आप, मैं जब शुरुआत करूँगा, तो फिर मैं आप सिर्फ उसको, सवालों से करूँगा मैं। जी। मैं आपसे आपसे मैं पूछूँगा स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि भई अच्छा, आपकी तकलीफ़ क्या जैसे वो है? क्वेश्चंस क्या-क्या होंगे? हाँ, कि भई आपकी तकलीफ़ क्या है? ठीक है, कब से शुरुआत हुई है? ठीक है। दर्द का स्केल कितना है 0 से 10 के बीच में? हाँ। किस समय होता है? अगर बैठे-बैठे भी है, लेटे-लेटे भी है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन अगर चलने-फिरने से ही हो रहा है, लोड लेने से ही हो रहा है, तो ये मैकेनिकल है, दैट इज़ डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक है। है। ठीक है? फिर उसके बाद मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आपका लॉस ऑफ फंक्शन कितना है, कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं, कितनी दूर तक चल सकते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इससे मुझे आइडिया लगता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ओह! अच्छा। उसके बाद मैं फिर पहले की हिस्ट्री लेने की कोशिश करता हूँ मैं कि कभी और इस तरह के अटैक्स हुए हैं क्या? क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है, उसके अंदर रिकरेंट अटैक्स दे आर द नॉर्म। जैसे आपने चिकुनगुनिया मेंशन किया, जी। तो ये जो मेरे लिए हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ओह! अच्छा। चिकुनगुनिया डायग्नोस हुआ था अपना वो, तो दिस कुड बी रिएक्टिव आर्थराइटिस ऑल्सो। हुँ। उसके बाद पूरा हिस्ट्री लेने के बाद फिर मैं आपका घुटना एग्जामिन करना चाहूँगा मैं। अच्छा, ठीक है। अगर लाल है, सूजा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, मतलब ऊपर से ही वो तो पता चल जाएगा ज़रा। ऊपर से मालूम पड़ जाता जी। है, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है, मसल्स एट्रोफी हो जाती हैं मेरी, ठीक है? ठीक है। तो अगर ये सब नहीं है, तो फिर मैं उसके बाद हाथ लगा के देखूँगा कि आपका जो टेंडर पॉइंट है, पेनफुल पॉइंट है जॉइंट का, वो कहाँ पर है। जैसे जॉइंट में मेरा यूजुअली जो डीजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द एशियन पॉपुलेशन, जो मेरा अंदर वाला जॉइंट है, जिसको हम लोग मिडल जॉइंट लाइन कहते हैं, वो जल्दी घिसना शुरू होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, उनका घुटना टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, बोइंग ऑफ द लेग्स। हाँ, कुछ ऐसा होता तो है। तो उसके बताइए। पीछे कारण ये है कि आपका जॉइंट हमेशा एक तरफ से ज़्यादा घिसता है, अच्छा। तो जिसको पॉइंट लोडिंग बोलते हैं। तो मेरा ये जॉइंट है ऐसे, यहाँ अंदर की तरफ का कार्टिलेज ज़्यादा घिसना शुरू हुआ, तो धीरे 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 ये ऐसे डिफॉर्मिटी हो जाती है हमारी। अच्छा, वो फिर टेढ़ा हो जाता है? मतलब वो घिसते-घिसते टेढ़ा हो जाता है? घिसते घिसते टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है बाप वो। रे! तो ये एग्जामिनेशन से हमें आइडिया लग जाता है। नंबर 3, आप उसके जॉइंट का रेंज ऑफ मूवमेंट देखते हैं, कर्पिटस जैसे आवाज़ आती है कड़ 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 कर, वो आप एलिसिट करते हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है। अगर इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, वो आप ब्लड टेस्ट से आप मालूम करते हैं। ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में जैसे आपने बोला आरए फैक्टर है, आरए फैक्टर बहुत ही बेसिक एक टेस्ट है। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 कंपोनेंट्स हो गए हमारे। नंबर 1 ईएसआर सीआरपी, दैट इज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की कौन सा? इन्फ्लेमेशन। ESR? सीआरपी, ईएसआर एंड सीआरपी, अच्छा, सीआरपी ठीक। ज़्यादा स्पेसिफिक है हमारे लिए। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, बताते हैं कि बॉडी में सूजन है कि नहीं है। ठीक है। अगर ये मार्केटली एलिवेटेड है तो ये मेरा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तब मैं उसके साथ आपका रिमोटाइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, उसके लिए मैं टेस्ट कराता हूँ। आरए फैक्टर बड़ा ही बेसिक है, उसके अलावा हमारा एंटी-सीसीपी थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। आपका आरए फैक्टर 50% केसेस के अंदर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा।
तो और ज़्यादा सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस हैं अपना वो, लेकिन बाय एंड लार्ज आप ये मान के चलें कि जो मेरा क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो कि मैंने जो सवाल पूछे हैं और जो एग्जामिन किया है, उसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस ऑल्सो, अच्छा, जिसके अंदर आपके ये सारे आर फैक्टर वगैरह नेगेटिव हो सकते हैं, बाप रे, बट ये तो एक्चुअल में जो शक्ल है उसको देख के मालूम पड़ता है कि हाँ ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ही है। अच्छा, इसलिए एक डॉक्टर का जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अभी आपने बताया कि क्या क्या हम टेस्ट करवा सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो यूरिक एसिड है क्या उसका कुछ कनेक्शन है आर्थराइटिस से, और अगर है तो क्या रीज़न है यूरिक एसिड का बढ़ने का, और वो कैसे फील होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे टांगों में दर्द हो रहा है, तो वो जो एसिड मतलब यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसकी वजह से होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो यूरिक एसिड का बढ़ना या कम होना ये इज़ बेस्ड ऑन द जीन्स, कि जो आपका यूरेट जो क्रिस्टल्स हैं वो बॉडी में ज़्यादा बन रहे हैं और साथ में निकल भी रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है वो। लेकिन अगर वो आपका डिपॉजिट हो रहा है जॉइंट्स में और इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, इसको हम लोग गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, ये जो यूरिक एसिड से हो रहा है। यस। ओके, ठीक है। तो यूरिक एसिड अपने आप में कम या ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से जो मेरा लोकेशन है, सबसे कॉमन जो मेरा जॉइंट है वो मेरे पाँव के अंगूठे का जो जॉइंट है वो इन्फ्लेम्ड होना, लाल होना। बहुत से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर बस एकदम से सुबह उठा हूँ मैं और मेरा पाँव का अंगूठा सूजा हुआ है, लाल हुआ पड़ा है, बहुत तेज़ दर्द है। तो ये यूरिक एसिड क्लासिक गाउटी आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ रेज यूरिक एसिड लेवल्स। ओके, ठीक है, आप पेशेंट से पूछते हो भैया चोट लगा नहीं लगा, कहते हैं जी हो सकता है लगा हो, बट मतलब लाल, अच्छा रेड अंगूठा से होता है वो, अंगूठे पूरा एकदम रेड हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन साइट है ये। अच्छा, ठीक है। नंबर 2, इसका जो टेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन जो है, वो आपके ब्लड टेस्ट में आपका यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उससे उसमें डायग्नोस्टिक में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि एक तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके कितने रेस्ड हैं, और नंबर 2 कंफर्मेशन डायग्नोसिस हमारा तभी होता है जब हम जॉइंट को एस्पिरेट करें और उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, जिसमें अगर क्रिस्टल्स दिख रहे हैं मुझे यूरिक एसिड के, तो ही वो गाउटी आर्थराइटिस है 100%, अदरवाइज वो कुछ भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। अच्छा, इसमें इसका ओवर डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा होता है। इट्स व्हाट आई कॉल अ डायग्नोसिस ऑफ कन्वीनियंस, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो आपने यूरिक एसिड का टेस्ट करा लिया। अच्छा। आपने वो थोड़ा सा भी रेज आया तो लेबल लग गया आपके ऊपर कि जी आपका तो रेज यूरिक एसिड लेवल है, ये गाउटी आर्थराइटिस है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नंबर 1 जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 वीमेन के अंदर इसका लेवल हमेशा ज़्यादा आता ही आता है। दैट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ देयर पीरियड्स, मेंसेस। अच्छा, तो इसलिए उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन है उसके अंदर यूरिक एसिड लेवल का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है जितना पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर है। लेडीज़ के अंदर यूरिक एसिड की वजह से गाउटी आर्थराइटिस होना पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज के अंदर ज़्यादा इंसिडेंस है, और उसी स्टेज में यूरिक एसिड हाई होने का भी सिग्निफिकेंस है, उससे पहले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो अभी आपने मार्कर वाला जो टेस्ट की बात आपने करी है, तो बहुत ही मैं एक लेमैन की भाषा में समझना चाहूँगी, जो ये मार्कर वाला जो टेस्ट होता है, तो क्या वो मतलब ब्लड टेस्ट में ही आ जाते हैं? जैसे हाँ, अगर मान लीजिए कि हमें किसी का हमें चेकअप करवाना है, तो हमें डॉक्टर ने, चलिए डॉक्टर से तो हम अगर जाएंगे तो वो तो हमें पूरा लिख कर भेजेंगे, बट अगर हम नॉर्मल खुद चेक करवाना चाहें तो हम क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि हम चेक करवा सकते हैं? जैसे हम लोग नहीं अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं हर साल, तो उसमें हम अगर हल्का फुल्का जो दर्द है तो उसमें अगर हम करवाना चाहें एज अ सेफ्टी पर्पस, तो हम कौन कौन सा करवा सकते हैं? मुझे मेडिकल प्रैक्टिस में 30 साल हो गए हैं, जी, और जो ट्रेंड है वो मैं देख रहा हूँ जी, कि आज से 10 साल पहले तक टेस्ट नहीं होते थे इतना,
और अवेयरनेस लेवल काफ़ी कम होता था वो। तो ऐसे में हम लोग टेस्ट कराते थे और डायग्नोसिस हमारे लिए आसान होती थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आप लैब वाले के पास जाते हो कि जी मुझे मुझे डॉक्टर ने ये 3 टेस्ट बताए हैं, ठीक है। जो मुझे करवाने हैं। वो आपको बोलता है कि ये जो 3 टेस्ट हैं इनका कॉस्ट 100 रुपए का है, मैं आपको 150 रुपए में इसके अलावा 50 टेस्ट और करके देता हूँ। हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोली। और अब ये अब आप उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि ये आप बहुत ज्यादा आप अंदर फिर आप चले जाते हो, फिर आप डॉक्टर से अब कई आप बार सवाल समझिए करते हैं। आप कि मेरे पास आता है 10 पन्ने होते हैं, मैं कहता हूँ मैंने तो आपको 3 टेस्ट लिखे थे, ये 10 पेपर्स में 50 टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तो ये ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, सो इसलिए एक क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो ज्यादा मैंने जरूरी है। पेशेंट को एग्जामिन किया, डायग्नोसिस बनाई है, उसको कंफर्म करने के लिए मैंने टेस्ट कराए हैं, मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए, बस उतने का चाहिए। उतना ही मेरे को चाहिए। ये जो सेल्फ आपका जो टेस्ट होता है, आप जैसे मैंने बताया कि गाउटी आर्थराइटिस, लोग जाएंगे अपना सिर्फ यूरिक एसिड का करके आ जाएंगे बस, हाँ, और वो किसी कारण से अगर ज़्यादा निकला तो उनका तो हाय डॉक्टर साहब मुझे तो गाउट हो गया है। हाँ, गाउट हो गया है। जबकि आप समझने की कोशिश करें इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपने नहीं कराए हैं। यूरिक एसिड आपका जो किडनी है जब अफेक्ट होती है तब भी वो अफेक्ट होता है, वो यूरिक एसिड लेवल्स हाई हो सकते हैं। तो मुझे फिर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट भी पूरा का पूरा चाहिए उसके साथ, ये देखने के लिए कि भैया सिर्फ यूरिक एसिड आइसोलेटेड बढ़ा हुआ है कि साथ में किडनी भी अफेक्ट हो रही है। तो ये जो माया जाल है इन्वेस्टिगेशंस का, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। ये कंफ्यूज कर सकता है ये। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कि आई लव टू टॉक टू माय पेशेंट्स। मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैं पेशेंट आएंगे, वो पूरा फाइल आपके सामने रख देंगे, डॉक्टर साहब देख लो आप। कहता मुझे नहीं देखना है, मुझे दूसरे डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस बना के दी है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपने मेरी फीस दी है, आपको मेरी डायग्नोसिस चाहिए, मुझे उसके लिए आपकी कहानी सुननी है। वी लाइक टू गो इनटू द डिटेल, द डेप्थ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कहानी है, उसके पास। यस, अच्छा, डायग्नोसिस इज अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग, और उसके लिए हम लोग, मैं ये कहता हूँ कि हमारा पुलिस वाले की तरह का काम होता है। हम लोगों को ट्रेन ऐसे ही हुआ है कि हमारा हिस्ट्री टेकिंग होती है, बहुत ही डिटेल में होती है, एग्जामिनेशन डिटेल में होता है, हमारा दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा होता है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, इन्फ्लेमेटरी में है, नॉन इन्फ्लेमेटरी में है, ट्रॉमा में है, क्या है। तो वी आर ट्रेन। तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान है, वो आप 4 टेस्ट करा के उसको आप किसी भी तरह रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि अब जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर आप मतलब अगर आपको अपना लाइफ मतलब अगर आपको खुद चाहिए कि आप हेल्दी रहें, तो इसके लिए आपको हर साल आपको ये टेस्ट आपको करवाने होते हैं। तो उसी में ही ये चीज़ मैंने आपसे पूछा कि क्या इसमें भी ऐसा होगा कि मतलब मुझे आर्थराइटिस ऐसे इन फ्यूचर ना हो तो हम उसमें क्या क्या करवा सकते हैं, कोई टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। इसलिए ये सवाल आया कि इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ इसको जाके एग्जामिन कराने की ज़रूरत है डॉक्टर से, अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम हो। ठीक है, अब आप मैं इसको इस तरह एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपको हर साल अपनी जन्मपत्री चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सच में मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नीड बेस्ड। तो ऐसे ही जो आप एक एनुअल चेकअप है आफ्टर एन एज ऑफ 50 ईयर्स, इट इज़ एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी चीज़ की रही है, जैसे अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है तो मुझे डेफिनेटली शुगर को लेकर ज़्यादा टेस्ट करवाने चाहिए। अगर मेरी फैमिली में कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा रही है तो डेफिनेटली आई शुड बी ऑन माई टोज। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कराने से काम नहीं चलने वाला है। जो भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है उस डिजीज़ को लेके, वो भी आपने ये नहीं करना है कि मेरा जब तक डायबिटीज़ पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक मैंने प्रिकॉशन नहीं लेने हैं। अगर आप इस माइंडसेट से चल रहे हैं तो फिर आप हर महीने टेस्ट कराते रहिए। हाँ, फिर तो बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो अब हम आएंगे ज़रा दवाइयों पे। ठीक है, दवाइयों इससे पहले जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ब्लड टेस्ट, जी हाँ, ब्लड टेस्ट का पूरा ब्लड टेस्ट का ये हम लोगों ने बात किया तो हमें आइडिया लग गया है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। डीजनरेटिव आर्थराइटिस, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको कंफर्म करने का एक ही तरीका होता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, दैट इज एक्सरेज। क्या? एक्सरेज। अच्छा, एक्सरेज होते हैं। हाँ, तो जो एक्सरेज हैं उससे हमें आइडिया लगता है कि जो कार्टिलेज कितना घिस गया है।
अच्छा। हमारा नीज का एक्सरे ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपका एक तरफ का कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे स्पेस जो है, गैप, वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जैसे ही कम होना शुरू होता है, दैट इज स्टेज 2+। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं अगर पूरा ही स्पेस खत्म हो गया है हमारा, दैट इज 3+ to 4। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी फिर? वही एज लकीली हमारा जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजीज एंड द एक्सरे फाइंडिंग, उसमें कोई मैच नहीं होता है। अच्छा। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, लेकिन एक्सरे मेरा विद इन नॉर्मल लिमिट्स भी हो सकता है, और मेरा एक्सरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, पर मेरा फंक्शनल स्टेटस अच्छा भी हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए एक एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्या इज़ नॉट बना दैट सही? इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इतना ओके। ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हमारा असेसमेंट ऑफ द फंक्शनल स्टेटस, कि आपको दर्द की गोलियां कितनी खानी पड़ रही हैं, एक्टिविटी लेवल कितना है आपका। जैसे देयर वाज अ टाइम कि जब 10,000 स्टेप्स पर डे आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता था ये बताने के लिए कि आप कितना फिट है। अब वो हम लोगों ने 6,000 के आसपास आ गए हैं कि भैया इतना तो आपने बेसिक एक्टिविटी करना ही करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरेज दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। फिर उसके बाद अगर आपको ट्रॉमा है, इंजरी है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हुए आपका एकदम से एक्यूट ऑनसेट पेन हुआ है, लॉकिंग एपिसोड्स हो रहे हैं, दैट मीन्स कुछ अंदर टूट फूट भी हुई है, ऐसे केस में मैं एमआरआई स्कैन करा के देखना चाहूँगा। अच्छा, एमआरआई। अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, एमआरआई स्कैन भी हो सकता है। दोनों चीज़ों से हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, आपका अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मेनिस्कस है, या Actually, कार्टिलेज फ्लैप टियर है, कॉन्डर फ्लैप टियर बोलते हैं उसको हम लोग, या लिगामेंट है, वो आपका टूटा है कि नहीं टूटा है, इन्फ्लेमेशन कितना है, इफ्यूज़न कितना है, ये सारे हम लोगों को जो आइडियाज़ हैं, कंपोनेंट्स हैं डिजीज़ के बारे में, हम लोगों को एक अच्छा अल्ट्रासाउंड या एमआरआई स्कैन से मालूम पड़ते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे थोड़ी सी दवाइयों के बारे में, मतलब किस तरह की दवाइयाँ जो है वो इस सिचुएशन में हम देते, मतलब आप देते हैं। एंड इसके बाद थोड़ा सा सप्लीमेंट पे आएंगे कि जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 कौन कौन से सप्लीमेंट्स जो है वो काम करते हैं, या हमें लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है ये। इसके बाद फिर हम आएंगे लाइफस्टाइल पर, लेकिन सबसे पहले अभी दवाइयों पर क्योर। ठीक है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जी। आप मेरे पास आए हैं, इसका कारण सिर्फ एक ही है, दर्द। ठीक है। ठीक है, जो आपका लॉस ऑफ फंक्शन है, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन है, वो हम लोग लाइफस्टाइल वाले उसके अंदर लेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक वो है, सब अभी हम लेंगे। ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका लॉस ऑफ फंक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ पेन, हमें पेन का इलाज करना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपको मेडिकल डिजीजेस क्या क्या हैं, क्योंकि जो मेरे पेन किलर्स हैं वो मेरा लीवर, किडनी, उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं, गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझने की कोशिश करूंगा कि कौन सा मेडिसिन आपके लिए सेफ है। मेडिकल प्रैक्टिस का बेसिक उसूल यही है, डू नो हार्म। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका एक चीज़ ठीक हो तो फिर दूसरी गड़बड़ हो जाए। हाँ, इसको हम लोग जादुई पुड़िया कहते हैं। अच्छा। जादुई पुड़िया के अंदर आपने स्टेरॉइड भी डाल दिया, 2 टाइप की पेन किलर डाल दिए, और पेशेंट खुश हो गया कि हाँ देखो डॉक्टर साहब बिल्कुल, की एक तुरंत ही राहत। पुड़िया से मेरा काम हो गया है वो। बट इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर यू, परहैप्स 1 डोज 2 डोज इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने आपको, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी चीज़ है कि वो 1-2 पुड़िया से काम नहीं चलना है, कपल ऑफ डेज, वीक्स तक आपको पेन किलर लेने पड़ सकते हैं। इसलिए बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल मैं आपके लिए जो सेफेस्ट पेन किलर है उसको मैं चूज करूंगा, मैं उसके ऊपर रखूंगा। मैं उसके साथ साथ मैंने इन्वेस्टिगेशन करके देखा कि कौन सा स्टेज आ गया है आपका डिजीज का। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा आपका कि अच्छा मैंने आपको सर्जरी की तरफ पुश करना है कि मैंने सिर्फ आपको नॉन सर्जिकल केस है अभी आप, और मैंने उसके बेसिस पे आपको अभी आगे ट्रीट करना है। ठीक है। आप नॉन सर्जिकल हैं अभी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दैट इज द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन योर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है। हमें सिर्फ नी जॉइंट का दर्द दूर नहीं करना है, हम क्या देख रहे हैं कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना अफेक्ट हो रहा है।
तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आपको वापस सेम एक्टिविटी लेवल पे लेके जाना है, साथ में घुटने का दर्द तो खत्म हो नहीं होना है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली सो आई एम लुकिंग एट योर स्पाइन muscle strengthening, your core muscles, your glutes, your quads, your ankle, everything combined together. ठीक है। जैसे जैसे आपकी आर्थराइटिस बढ़ती है, घुटने टेढ़े होते हैं और कमजोरी आती है, आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो मेरे को इसके हिसाब से आपका गिरना कम हो, आप ना गिरें, उसके लिए भी मुझे आपको ट्रेन करना है। ठीक है। तो there are so many things, so many factors combined together in the treatment of the arthritis. ठीक है। सो अभी आपने बताया कि ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल, तो हम लाइफस्टाइल में बात करेंगे। एक्सरसाइजेस हम कौन कौन से कर सकते हैं, योगा वगैरह हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फूड, क्योंकि फूड इनटेक भी क्या क्या हमें लेते हैं, कितने दिन में कितना हमारी क्या खाने पीने की क्या चीज़ें होती हैं, हम कितनी एक्टिविटी करते हैं, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आएंगे। लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, ओवर एक्सरसाइज ना हो उसके बारे में बताइएगा। कितना हमें क्योंकि कई बार वो स्क्वाट्स वगैरह करते हैं तो उससे पता चलता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हैं जिसमें ये कहते हैं कि आप ये स्क्वाट कर रहा है, अरे इसकी तो नी गई तो ख़त्म हो गया, इसके तो घुटना गया, कॉर्नर में घुटना रो रहा है, ऐसे ऐसे बड़े सारे कमेंट्स होते हैं। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो ज़रूर हमें करनी चाहिए ताकि हमारा सब कुछ सही रहे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका विजया जी। इसको आप इस तरह देखें कि आई एम सॉरी, मैं काफ़ी बार मैं शरीर और कार दोनों को मैं एक साथ मैं इस्तेमाल वो तो करता बहुत हूँ, ज़रूरी है क्योंकि एक समझाने के लिए से समझ में आता है फिर। तो गाड़ी का टायर है जी, उसको आपने हवा मेंटेन करना है, उसको आपने खड्डों से बचाना है, गड्ढों से बचाना है, कंकड़ से बचाना है, सेफ ड्राइविंग करना है, बार बार ब्रेक नहीं लगाने हैं। तो ये एक एज के बाद जो आपका लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो जाना चाहिए कि भैया ज़्यादा लोड नहीं आए उसके ऊपर। ज़्यादा लोड नहीं आया का मतलब ये है कि ज़्यादा खड़ा नहीं होना है। अच्छा। ज़मीन पे बैठ के जब आप उठते हैं बॉडी का 100 टाइम्स लोड आपके जॉइंट्स के ऊपर आता है जब ज़मीन पे बैठ के जब आप उठते तो हैं। फिर ऐसा तो नहीं तो आप समझे, आप बार बार अगर आप कर रहे हैं हाँ। एक्सरसाइज के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल्ड एक्टिविटी है। अच्छा, फर्क है दोनों के अंदर। जो कंट्रोल्ड एक्टिविटी है अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी है। अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी में आपके इंजरी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्टिविटी के अंदर आप बॉडी की कंडीशनिंग कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं उसको। उसके बाद फिर आप जो भी करना चाहो आप करो। आप अब मेरा अगर जॉब ऐसा है कि मेरा बैठने का काम ज़्यादा है, उसके बाद मैं एकदम से बोलूँ कि नहीं बॉस मैं अब थोड़ा सा वेट गेन हो गया, मैं दौड़ना शुरू करूँगा, मैं बॉडी यूज टू नहीं है, जॉइंट आपका यूज टू नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, कि आपने भागना शुरू किया, कूदना शुरू किया आपने कि मैंने तो अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, एंड द चांसेस आर वेरी हाई यू मे इंजर्ड योर नी, टूट फूट हो सकती है ना? तो जो अनअकस्टम्ड एक्टिविटी आपके जॉइंट के लिए आफ्टर सर्टेन स्टेज इज नॉट ए गुड आइडिया। अब ये जो एज है ये भी मान लेते हैं 40 के बाद वाला जो एज ग्रुप है उसमें आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी चेंज ऑफ जॉब, कोई भी चेंज ऑफ योर हैबिटेट, इसको आपने थोड़ा सा ज़रा संभल के करना है। जैसे थोड़ा सा बताइएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई लोग तो 40 के बाद ही शुरू करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मैं कि आप ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में आप रहते थे, ठीक है, और अब आपने सेकंड फ्लोर वाले घर पे आप आ गए हो, ठीक है, आपके जॉइंट को इतना स्टेयर्स ऊपर नीचे करने की हैबिट नहीं है। तो ऐसे केस में ओवरडूइंग अ सर्टेन एक्टिविटी में कॉज इंजरी। तो इसके लिए आपको पहले कंडीशनिंग करनी है। पहले आप 2 माले आप लिफ्ट से जाओ, 1 माले चढ़ो, फिर धीरे धीरे करके आप 1 माले से 2 माले पे आप चढ़ना शुरू करो। तो दिस व्हाट वी कॉल कंडीशनिंग ऑफ द जॉइंट। इसको आप धीरे धीरे आप यूज टू कराओगे कि हाँ भैया ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मुझे करना है, तो बॉडी भी धीरे धीरे उसको अपने लाइफ स्टाइल के अंदर ले आएगी वो। ठीक है, ठीक है जी। तो यू हैव टू, जैसे हम लोग कार के टायर की बात कर रहे थे, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो आपका जो बॉडी वेट है ये ऑप्टिमम हो। पीपल दे आर ऑब्सेस्ड, वे चैम्बर में घुसते हैं कि सर ओवर वेट है, कितनी बार बोला है वेट कम कर, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड आइडियल वेट। अच्छा, आइडियल वेट कुछ नहीं होता है। जो आपका जेनेटिक कंपोजिशन है
उसके हिसाब से आपका बोन्स का फ्रेम है, आपका जो बॉडी वेट है वो उसी के हिसाब से है। ठीक है। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि जी मैं तो खाती नहीं, सिर्फ एक चपाती खाती हूँ, उसके बाद भी वेट कम नहीं होता है। तो भाई हो सकता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर उस टाइप से है, हाँ, हाँ, कि यू आर ऑन द फुलर साइड। आप एकदम स्लिम एंड ट्रिम नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा है वो। ठीक है। तो बॉडी वेट अपना आप ऑप्टिमम रखें, कम ज़्यादा के चक्कर में नहीं है। ऑप्टिमम मतलब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट्स तक अगर आप कर सकते हैं नॉर्मली, सो आई वुड से दैट यू आर फिट फॉर योर एज, योर बॉडी वेट इज ओके। मुझे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर सकते हैं तो दैट मीन्स यू आर फिट। इट कुड बी वॉकिंग या फिर यस, ओके। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है आपका कि आपका जो एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ज़मीन पे बैठना बार बार, ज़्यादा देर खड़े होके काम करना, स्टेयर्स, ठीक है, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ लाइक जंपिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एरोबिक्स। अगर आपकी बॉडी पहले से कंडीशनड है तो आप करें, कंडीशन अगर नहीं है तो एकदम से शुरू ना करें, थोड़ा समय के साथ करें। अच्छा, ठीक है। तो ये फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हमारे यही होते हैं कि आप लो सीट पे नहीं बैठ रहे हैं, आप हाई सीट पे बैठ रहे हैं, आप ज़्यादा देर खड़े होकर एक साथ काम ना करें। जो औरतें होती हैं सुबह किचन में घुसे हैं कि भैया बस 2 घंटे में पूरा ब्रेकफास्ट एंड लंच तैयार करके मुझे ऑफिस के लिए निकलना है अपना वो। तो ये जो आप लगातार इतना घंटे आप खड़े हो रहे हैं, दैट्स टेकिंग इट्स टोल। तो आइडियली आप 25 मिनट आधा घंटा जैसे से मौका मिले बीच में आप बैठते जाओ अपना वो, आप टांगों को घुमाते जाओ, एक्सरसाइज करते जाओ अपना, गिव देम रेस्ट। एकदम स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा, दैट विल लीड टू अर्ली वियरिंग आउट ऑफ द कार्टिलेज विद अर्ली ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस। ठीक है। लिसन टू योर बॉडी। जरा से भी लगता है आपको कि नहीं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप बैठ जाओ, दिस इज नो हार्म। कोई इसमें आपका जो घड़ी है वो 30 सेकंड के लिए आपको परेशान नहीं करने वाली है अपना वो। सो इट्स जस्ट अ माइंडसेट, हाउ माइंडफुल यू आर ऑफ योर बॉडी एंड हाउ मच यू आर विलिंग टू गिव इट टाइम टू हील इटसेल्फ। बॉडी हमेशा अपने आप को हील करने की कोशिश करती है, हमें सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग ऐसी करनी है कि वो हीलिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम होती रहे। ओके। फिर हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस कि हमें क्या नहीं करना अच्छा है। जैसे अभी हम लोग एक्सरसाइज वाली बात पे हम उसे ज़रा पूरा करते हैं, क्योंकि वो जो भी एक्सरसाइज की आपने बताया कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते अगर हम मतलब अभी मैंने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की, एक्सरसाइज पे मैं अब आऊंगा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है तो एक्सरसाइज, अच्छा तो लाइफस्टाइल चेंजेस में तो हमारा हो गया कि कितनी ये सब चीज़ें हमने कर ली। हाँ। ठीक है, अब एक्सरसाइज आप बता रहे हो ना, तो हम एक्सरसाइज पे मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है जो आइडियल है, जो हम कर सकते हैं, जो ईजिली कर सकते हैं और उससे हमारा वेट गेन भी नहीं होगा, हमारी घुटने भी सलामत रहेंगे, वो सब चीज़ें। जी। आप जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करते हो। बिल्कुल। जो पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स है, आपको पूरा करता है। तो अगर आप सिर्फ घुटने के ऊपर आप फोकस रहोगे तो फिर नहीं होगा, तो आप शायद सिर्फ पास ही हो पाओ आप, वो भी अगर बहुत चीजें करोगे तो आप तो खाली घुटना ही बचाते रह जाएंगे। वेट गेन का फिर अलग ही क्रॉस हो जाएगा। जी। तो जो हमारा डिफरेंट जो एक्सरसाइजेस है जी, उसका बेसिक होता है जैसे कार्डियोवैस्कुलर। अच्छा। कि जो आपका हार्ट है, लंग्स हैं, उनकी एक्सरसाइज हो रही है, उसके लिए आप हार्ट रेट बढ़ा रहे हो, अपना रेस्पिरेशन रेट आप बढ़ा रहे हो, बल्कि उनकी भी कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नंबर 2 आता है आपका एरोबिक्स। तो एरोबिक्स हो गए आपकी जो फ्लोर एक्सरसाइजेस जो होती हैं हमारी। अच्छा, एरोबिक्स ठीक है, एरोबिक्स अच्छा है। अच्छा, ठीक है, वो फ्लोर एक्सरसाइज हो गई आपकी। फिर आता है आपका मसल स्ट्रेंथनिंग। लोगों को लगता है कि जो वेट्स उठाना या ये सब करना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, एक एज के बाद नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ है ये। अच्छा, जो स्ट्रेंथ की मतलब बेसिकली बोला जाता है कि महिलाओं के लिए एक टाइम के बाद बोन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसके लिए आपको मतलब मसल्स पे ध्यान देना है और इसके लिए आपको बहुत सारे जो है वो वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है। तो क्या ये है ऐसा? जैसे मैंने पहले कहा, बॉडी इज ऑलवेज ट्राइंग टू हील इटसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी इज ऑलवेज ट्राइंग टू कंडीशन इटसेल्फ। जब हम लोग वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन मतलब आपने लाइव वायरस आपने इंजेक्ट किया, तो बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है बाय रिएक्टिंग। सेम वे आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप शुरू कर रहे हो, आप बॉडी को कंडीशन कर रहे हो आप।
स्टार्ट विथ स्लो लाइट वेट्स। ठीक है। रिपीटिशंस कम है, आपका जो बॉडी वेट है वो भी आपका कम है, सॉरी जो आपका वेट्स जो है वो भी आपका कम है। स्लोली ग्रेजुअली बॉडी को उसकी आदत पड़ना शुरू हो जाता है, देन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग आइदर द रिपीटिशंस और द वेट। बट उसके बिना आपका जो मसल स्ट्रेंथनिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी क्रूशियल है, उसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि वो आपके लॉन्ग रन में जाके जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपको सपोर्ट करेगा। अच्छा। तो बेसिक जैसे एक्सरसाइज के लिए अगर हम लोग बात करें कि भाई मेरा पेशेंट कोई आया है मेरे पास एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है जी, लॉस ऑफ फंक्शन सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, मैंने देखा एक्सरे करा के कि हाँ एक्सरे जो है ठीक है ग्रेड 3+ है, सर्जरी ठीक है, मतलब आप करवा भी सकते हो, वेट करना चाहो तो आप वेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस पेशेंट ने जिसने कभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, कभी नहीं किया है उसने वो, तो मैं उसको एकदम से ही एरोबिक्स या उसके ऊपर मैं नहीं भेज सकता हूँ मैं, ठीक है। मुझे ये स्टार्ट करना है कि उनको हैबिट में आए। सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर मैं उनको पूल थेरेपी शुरू करता हूँ, हाइड्रोथेरेपी, तो पूल के अंदर जाने से आपका जो बॉडी वेट है वो आपका कम हो जाता है, जॉइंट्स के ऊपर लोड कम आता है, तो आपका जो स्विमिंग की बात कर रहे हैं आप पूल के अंदर आप वॉक भी कर सकते हो, अच्छा, आप चल भी सकते हो, तो भी है कि आपकी वो मूवमेंट्स मसल्स की शुरू हो जाती है, जॉइंट्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर उसके बाद आप फ्लोर एक्सरसाइज के ऊपर आते हो आप। ओह, एज आई सेड कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बता दी, आप उसको घर पे लेके गए आप, और वो पन्ना आपने उठा कर रख दिया, क्यों? क्योंकि आपने पहले स्टेप पे ही एक्सरसाइज करने में आपको इतना दर्द हुआ या बॉडी यूज टू नहीं है, आप नहीं कर पाए, तो आपने छोड़ दिया कि नहीं, तो हो ही नहीं सकता है। तो ये जो माइंड सेट है इसको हमें चेंज करना ही है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, द जर्नी शुड स्टार्ट। मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में अगर 10 मिनट तक नहीं चल पा रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप सर्जरी भी करा लोगे तो भी आप एकदम से नहीं चल पाओगे, क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं, तो आपको रिकवरी में भी समय ज़्यादा लगेगा। तो बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि वेट करते रहते हैं, सर्जरी नहीं कराते हैं, और सर्जरी होती उम्मीद करते हैं कि जैसे चाबी भर दी है आपने खिलौने के अंदर और आप चलते ही एकदम दौड़ना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट मूवर जो आपका जॉइंट्स का वो मसल है। तो अगर मसल ही आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप चलोगे कैसे आप? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें कस्टमाइज करना है एक्सरसाइज प्लान पेशेंट के लिए। ठीक है। एक स्टेप आप करके देखो, आप कितना आप कर सकते हो, कितना चल सकते हो, सपोर्ट से चलो, क्रश से चलो, वॉकर से चलो, किसी का हाथ पकड़ के चलो, पूल में जाओ, चलो। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक, स्लोली ग्रेजुअली धीरे 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 करते करते मैं आपको स्टेशनरी साइकिल पे लेकर आता हूँ, स्टेपर पे लेके आता हूँ, फ्लोर एक्सरसाइजेस कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अगेंस्ट रेजिस्टेंस मसल स्ट्रेंथनिंग कराता हूँ। तो फिर स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हम लोग लेकर आते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपका बेसिक है, जैसे कि जो इलास्टिक बैंड्स आते हैं उनके अगेंस्ट आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इलास्टिक बैंड सही होते हैं? बहुत बढ़िया है। आपको जो मसल्स हैं उनको आपने रेजिस्टेंस देना है। तो ये जो आपका इलास्टिक बैंड्स हैं उनका जो कलर कोड है वो बताता है कि वो कितना रेजिस्टेंस देगा। कैसे? जो जितना पतला रबड़ होएगा रेजिस्टेंस कम देगा, आप इजीली कर पाओगे आप। अच्छा। वो करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज पे आप जाओगे जो कि थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, वो जिसमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। सो दिस इज हाउ यू ग्रेजुएट। आपने स्टेशनरी एक लेवल पे नहीं रहना है। आप जैसे स्कूल में 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7 क्लास, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे ही एक्सरसाइज का भी आपने एक टारगेट सेट किया है, उसको आपने अचीव करना है, फिर स्टेज 2 पे जाना है। कोई भी एक्टिविटी है, गेम है, कोई भी स्किल है, आपने अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करना ही करना है। दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव। अदरवाइज आपको फिर इससे अपग्रेड करते रहने से जो आपका रिजर्व है वो आपका बढ़ता है। रिजर्व बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे मुझे एकदम से वायरल फीवर हो गया, मेरी सारी एक्टिविटी बंद हो गई, खाना पीना बंद हो गया, शरीर मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा रिजर्व अच्छा है तो आई विल बी एबल टू बाउंस बैक विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिजर्व की बात कर रहे हैं ना? रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा,
और रिजर्व को भी थोड़ा सा एक बार और क्लियर ही बता दीजिए, जो लोगों ने अगर मिस किया हो। मैं यही कह रहा था कि एक हमारा, जैसे हम लोग स्कूल में हैं, हम लोग तो 5वीं क्लास पास किया, फिर 6ठी में गए, 7वीं में गए, तो ये जो अपग्रेड हम अपने आप को कर रहे हैं, उसको आप रिजर्व कह रहे हैं ना। तो जितना ज़्यादा आपने सिर्फ एक कर लिया कि जी मैंने सिर्फ 15 मिनट एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो अगर उसको आप 15 मिनट को आप बढ़ाओगे, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, तो उससे धीरे धीरे जो आपका रिजर्व है वो बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, ओके, उसको आपने रिजर्व कहा, ठीक है। भाई आप जब भी अपना पैसा कमाते हो, आप तो आप कुछ रिजर्व करते हो, एक आप बचा के रखते हाँ, तो हो, बेसिकली आपको, वो वाला वही टर्म तो है। वही हो गया ये कि ये अच्छा। आप अपना जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आप रिजर्व कर उसको रहे हो। आप रिजर्व कर रहे हो कि जब जरूरत पड़े अगर, तो फिर हम, तो आप वो रिकवरी में आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। अभी आपने जो बताया कि आप वो जो इलास्टिक Resistance बैंड, हाँ, जो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो वेट्स वाले होते हैं, जैसे कि 10 किलो का वेट या 50 किलो का वेट, कहा जाता है कि आप अपनी बॉडी के वेट के जितना वेट आप उठाओ, तो उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अभी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उस पे क्या कहेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर हम पुलअप्स वगैरह करें या स्ट्रेंथ के लिए बाकी चीज़ें करें? विजय जी, इसको आप ऐसे देखें कि मेरा बॉडी में जो पीक बिल्डअप है बोन्स का या मसल्स का, वो तभी तक पॉसिबल है जब मेरा बॉडी ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो वो हम 20 से 22 साल तक का ले सकते हैं। ये एज ऐसी है, समय ऐसा है जिसमें आप चाहो तो अपना 100 किलो 200 किलो जितना भी चाहो आप उठा लो, आप बट हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी ग्रोइंग स्टेज में है तो वो आपका मसल्स को बिल्डअप करेगा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, पीक बोन मास लेकर आएगा, पीक मसल मास लेकर आएगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू मेंटेन का मतलब ये है कि आप 10 मतलब आपने जो मसल मास है उसको आपने मेंटेन करना है। तो उसमें आपको 10 किलो के बाद सीधे 20 किलो 30 किलो तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसमें आपके वियर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा हैं, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ। तो आप स्लोली ग्रेजुअली जो आपने थोड़ा बहुत एक जो आपने वेट जो आपने किया है, आप 1 महीने करके देखो। आप अगर आप कर पा रहे हो तो आप रिपीटिशंस बढ़ाओ, आप वेट मत बढ़ाओ, आप रिपीटिशंस बढ़ाओ। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये एक सवाल ऐसा है कि लोग इस पे बार बार ये सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, और अगर वो 40 के बाद भी शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे में भी वही वाली चीज़ें हैं और मैं भी इतनी ही चीज़ें उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। तो इस चीज़ को लेकर बड़े मिथ्स भी थे, तो आपने ये क्लियर किया, ये अच्छी बात है। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, लेकिन But ज़रूरत से हाँ, ज़्यादा कंपटीशन जो होता बट है, अपने एज के अकॉर्डिंग भी तो चीज़ें हम देखेंगे। हाँ, मतलब आपका ज़रूरत कितनी है जी। उसके हिसाब से आप धीरे धीरे बिल्डअप करें, वो ज़्यादा अच्छा है। सो अभी जैसे एक्सरसाइज की बात हुई, योगा की बात हम करेंगे कि बहुत सारे ऐसे योगा पोजीशंस होते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि कई बार घुटने जो हैं वो दर्द करते हैं या कमर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जैसे भुजंगासन हो गया। तो मैं पर्टिकुलर इसलिए इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि भुजंगासन में क्या है कि आपका जो ये हड्डी जो इस तरीके से जब होते हैं, बेंट होते हैं, तो ये चीज़ पूरा दर्द, मतलब पीछे में दर्द होता है कमर वगैरह में। तो उसी तरीके से सेम अगर हम ये घुटने वाला भी करते हैं एक्सरसाइज, कई ऐसे होते हैं जो ऐसे झुकने वाले होते हैं एक्सरसाइज, तो उन सब में कितना मतलब वो ठीक होता है क्या? और अगर ठीक होता है तो कौन कौन से योगा पोजिशंस हैं जो कि हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, डिग्री आप कितना बेंड कर सकते हैं, अगर आप शुरू से योगा करते आए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉडी आपकी यूज्ड टू है उसको। आप अगर बहुत दिनों के ब्रेक के बाद कर रहे हैं तो जैसे डिस्कम्फर्ट शुरू होता है वहाँ पे रुक जाएं आप। ठीक है। धीरे धीरे उसको आप स्ट्रेच आउट करें, धीरे धीरे आप उस लेवल पे जाना शुरू करें अपना। वो ठीक है। आप 6 महीने के ब्रेक के बाद सेम लेवल पे आप नहीं आ सकते हैं। हाँ। ठीक है। अगर आपने शुरुआत किया है तो माय हम्बल सजेशन इज कि आप शुरू के 3 महीने तो अपने बॉडी को बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना करें आप। अच्छा, शुरुआत अगर किया है, एज कोई भी?
एज कोई भी हो अपना, बट आपकी शुरुआत है तो आपको कम शुरुआत है। अगर आपका जैसे चलो आप यंग हैं, अगर आप 20 साल तक के अगर हैं अपना वो, तो आपका इनिशियल 1 हफ्ते का भी जो वेटिंग पीरियड है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आफ्टर 40 years ऑफ एज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 3 महीने तो आपने सिर्फ बॉडी को यही बताना है कि हाँ भाई मैं ये एक्टिविटी करने वाली हूँ, बुरा मत मानना। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसको आप स्ट्रेच आउट करें, एक डिग्री करके आप रोज उसको बढ़ाएं। इतना करेंगे तो आपको इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर आपने ज़्यादा उत्साह में आकर करने की कोशिश की तो मुश्किल हो सकती है। एक चीज़ और जो मैंने देखी है, नोटिस किया है कि बहुत से जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं, वो आपको पुश करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको इसी बात पे लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत पुश करते हैं कि आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी घुटने वुटने सब मतलब आपको बेंट ही करने होंगे और एंड ऑल, तो वो चीज़ है। अब इसमें आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि यू नो योर बॉडी द बेस्ट। सबसे अच्छी बात है। हाँ ठीक है। आपको मालूम है कि आपका शरीर कितना ले सकता है, क्या ले सकता है। स्टार्ट विद दैट स्लोली ग्रेजुअली। ठीक है। अब हम थोड़ा सा खान पान पे बात कर लें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास वक्त जो है वो थोड़ा कम रहता है। सो खान पान में हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए तो ऑब्वियसली ज़रूरी ही होता है कि आप तेल वगैरह ये सब चीज़ें कम करें, बट पर्टिकुलर जो बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है या मतलब अर्थराइटिस ना हो, हमारी जो है वो बोन में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम क्या क्या खा सकते हैं विद सप्लीमेंट्स, वो भी ज़रूर बताइए। पहले हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं। वी ऑल नो व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट इज। ठीक है। ठीक है जी। आप अगर छोटे शहर में हैं और फिजिकल एक्टिविटी अगर ज़्यादा है और आपको मालूम है कि आपने 2 मील्स लेने हैं, आपने वो 2 मील्स आपके अपने आप जो भी लोकली अवेलेबल खाना पीना है। ऐसा नहीं है कि जब तक आप कैलिफोर्निया के बादाम नहीं खाओगे आपकी बॉडी में जान नहीं आएगी। जो लोकली अवेलेबल जो भी फूड स्टफ है वो आपकी बॉडी के लिए आइडियल है, क्योंकि जो वहाँ का हवा पानी है, एनवायरनमेंट है, उसमें वो उगा है, आप भी उसी के पार्ट हो, इसलिए वो आपके लिए बेस्ट है वो। ठीक है। हम लोगों के यहाँ फॉर्चुनेटली जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा है। आपका जो कंद मूल हैं वो भी काफ़ी वैरायटी में है, हरी सब्जियां, शाक सब्जियां बहुत ज़्यादा है। तो जो बेसिक हमारा रहता है कि थाली के अंदर जो आधी थाली है वो हमारी सब्जी या फ्रूट से होनी चाहिए। आधी में से जो आपका करीब 1/3 आप मान के चलें वो आपकी जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन से होना चाहिए। बाकी जो है आपका वो प्रोटीन और जो बाकी आपके नट्स वगैरह हो गए उनसे आप वो करते हैं, बिल्डअप करते हैं वो। ठीक है। अब आप जितना ज़्यादा रिफाइंड फूड लेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। जितना आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे उतना आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है वो। ठीक है जी। कोर्स ग्रेन्स दे आर बेटर रादर देन द रिफाइंड ग्रेन्स। ठीक है। आप वेजिटेरियन हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर जो हमारी पल्सेस हैं और जो कॉम्बिनेशन ऑफ दाल चावल है, फिर उसके बाद आपके और भी नट्स आते हैं, लोबिया है, राजमा है, तो वो आपको चिंता वाली बात नहीं है कि आप हर हफ्ते में अपना रिपीट करते रहें। आप डिफरेंट टाइप ऑफ दाल, रोज एक दाल, हाँ रोज एक टाइप की दाल नहीं खानी है, डिफरेंट करते रहें, क्योंकि उनके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, जो एसेंशियल जो प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, हर दाल में अलग अलग होते हैं अपना वो, इसलिए हमें हर दाल को खाना चाहिए। राजमा, लोबिया, छोला, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सवाल आया दाल से, मुझे एक सवाल आया जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। दाल बनाते वक्त बोला जाता है कि जो दाल का पानी जो होता है, दाल का पानी जब आप उसको कुकर में, जैसे कुकर में अगर कर देते हैं तो कुकर में वो दाल पक जाती है। उसमें क्या होता है कि जो दाल का पानी होता है उसमें कहते हैं कि जो ऊपर के जो झाग हो जाते हैं उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो होती है। तो क्या ऐसा है क्या? छिलके वाली जो दालें हैं उसके अंदर थोड़ा सा इश्यू हो सकता है वो। हाँ। तो अगर आपको वाकई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम अगर है तो वो निकाल देना, देन यू शुड अवॉइड, अदरवाइज यू शुड नॉट। अच्छा ठीक है। सो ये काफ़ी चीज़ें आती हैं जी। और इसके अलावा फिर उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो सिर्फ आपका कुछ तरह की फिशेस होती हैं उसके अंदर ही मिलता है, बाकी आपको आर्टिफिशियल ही लेना पड़ता है, सप्लीमेंट की तरह लेना पड़ता है। सूरज की किरण। कैल्शियम जो है हमारा वो आपका मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स उसके अंदर आ जाता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
सनलाइट का भी आपका एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप अगर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में हैं जहाँ पे कि आपकी ओजोन लेयर के खंडित होने की वजह से आपका अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा है, आप ज़्यादा एक्सपोजर आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। बाकी अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि एनवायरनमेंट अच्छा है और तो जितना आप आउटडोर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है रहेगा। ठीक है। बट आई विल स्टिल से कि विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई कोई नहीं हर्ज है उसके अच्छा है। अंदर। नाउ कमिंग टू द सप्लीमेंट्स पार्ट, जी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो एब्जॉर्प्शन है, एक तो डाइट भी कम हो जाती है, भूख कम लगती है, डाइजेशन भी आपका कमज़ोर हो जाता है, तो एब्जॉर्प्शन भी आपका कम होता है। ऐसे में आपको सप्लीमेंट्स ओल्ड एज में आते आते स्टार्ट कर ज़रूर देने स्टार्ट कर चाहिए लेने वो। और उसमें हमेशा आपने एक ही को पकड़ के नहीं चलना चाहिए, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रेसेस मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, आपका विटामिन ई है, जो भी है डिफरेंट टाइप्स के अपना आप लेते रहें और एक ही को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है वो। ओके। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स $1 मिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो आपके कार्टिलेज के लिए बड़े सारे आजकल वो आते रहते हैं कि आपको ग्लूकोजामिन लेना है, आपको कोलेजन लेना है, ये सब लेना है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर वो 1% भी काम करता है तो अच्छा है। तो मैं, अगर मेरी 50 साल की एज ग्रुप है, अगर मैं अपनी सर्जरी कुछ सालों के लिए अगर डिले हो सकती है तो देयर इज नो हार्म, प्रोवाइडेड आप लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। तो कोलेजन इज गुड। आई सेड देयर इज नो हार्म इफ इट्स इंडिकेटेड। ओके, ठीक है जी। अब सर्जरी का रह गया हुआ है, सर्जरी के बाद तो सर्जरी का फटाफट आप एक बार बता देता हूँ मैं। सर्जरी को लेके बहुत से मिथ्स हैं लोगों में। लोगों का ये मानना है कि ये ऐसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट मतलब ये हुआ कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, बाथरूम भी नहीं जा पा रहा हूँ, मोहताज हो गया हूँ, तब जाके करवानी चाहिए। ये एकदम गलत बात है। अच्छा। जब आप चल फिर रहे हैं, मसल्स में जान है, स्ट्रेंथ है, हड्डियाँ मजबूत हैं, जॉइंट आपका स्टेज 3+4 4+ हो गया है, दैट इज़ द आइडियल टाइम टू गो फॉर सर्जरी। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा है और अगर उसको आपने करेक्ट नहीं किया तो आपका जो पूरा बॉडी है वो एक ऐसा विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी व्हीलचेयर पे आप आ जाओगे। बाप रे। जो भी आपका रिजर्व है वो चुक जाएगा और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी इतनी ख़राब रहेगी कि वो ठीक नहीं है। नंबर 2, लोगों को लगता है कि सर्जरी करते ही भागना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जान होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द मेन मूवर्स। ठीक है। तीसरी बात, लोगों को ये लगता है कि एक बार सर्जरी हो गया तो मुझे 1 महीने तक बिस्तर पे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आज की तारीख में एनहेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, एरास करके हम लोग बोलते हैं, तो दैट वी पुट द पेशेंट ऑन फास्ट ट्रैक टू रिकवरी। इसके लिए पहले से ही हम लोग पेशेंट को प्राइम करके रखते हैं, उनकी एक्सरसाइज करा के रखते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, और सर्जरी के टाइम पे एनेस्थीसिया और पेन मैनेजमेंट ऐसा होता है कि उन्हें पेन कम से कम हो। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको सेम डे खड़ा करके चला दें, नेक्स्ट डे से वो अपना वॉशरूम जाना शुरू कर दें। इससे उनको कॉन्फिडेंस भी आता है, रिकवरी भी फास्ट होती है और वो जल्दी ही अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर वापस जा सकते हैं। ओके। चौथा जो मिथ है वो ये है कि आपका जो इम्प्लांट है या रोबोट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्जरी के लिए, और उसके लिए यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो करीब 10 to 20% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना ही लेना होता है। 80% केसेस ऐसे होते हैं कि वो सिंपल ढंग से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी उसके अंदर। तो एक ही मेरा अगर एक बात मुझे बोलना होगा नटशेल के अंदर कि ट्रीटमेंट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड एज पर योर सिचुएशन एंड एज पर योर नीड्स। ठीक है। देयर इज नो एब्सोल्यूट डेट टाइम फॉर सर्जरी। कोई भी एक एक्सरसाइज या कोई डाइट या कोई सप्लीमेंट सर्जरी आपको लिए सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सो आपने बहुत सारी बातें बताई। आई थिंक आर्थराइटिस पे हमने इतनी सारी बातें जानी, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या क्योर कैसे कर सकते हैं।
सो डॉक्टर धनंजय, आपने तो मतलब बहुत सारे लोगों की जो है वो मुश्किलें आसान कर दी हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for inviting me over, and I'm glad we had this discussion. सो ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसके हम जो है शॉर्ट्स और इसकी जो रील्स है वो हम इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल गृहलक्ष्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नए हेल्थ पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।